हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था, जिसको हम कहेंगे हिंदी में यवन आख्यान शास्त्र। तो ये मैं क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं आपसे अभी आगे बताता हूँ, बट इतनी बुक्स देख के मत घबराइए, इनका कुछ पर्पस है। तो पहले तो ये क्यों ज़रूरी है थोड़ी ग्रीक माइथोलॉजी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने पुराणों के बारे में जो पौराणिक कहानियाँ हैं, या इतिहास पुराण जिसको हम कहते हैं, तो उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। बट थोड़ा अपने कंट्री के आसपास की कंट्रीज़ का भी कल्चर हमें पता होना चाहिए, ख़ास करके ग्रीक का। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रीक मैथोलॉजी में इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितने शब्द, पहली बात तो कितने शब्द, कितने कॉन्सेप्ट्स हम, या कह लीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ग्रीक से लेता है। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। डेमोक्रेसी, तो हम डेमोक्रेसी शब्द यूज़ करते हैं, वो वैसे तो इंग्लिश में यूज़ कर लेते हैं, बट वो आता ग्रीक से है। और ग्रीक्स में भी डेमोस और ये जो शब्द हैं, जो रूट वर्ड्स हैं, वो वहाँ से आते हैं। तो काफ़ी हद तक अगर आप कभी इंटरेस्टेड हो, देखिए हमें अपनी भारतीय सभ्यता का तो जो फाउंडेशंस हैं, जिनको हम कहेंगे जो स्रोत हैं, हमारी आज की सभ्यता का जो स्रोत है वो हमें पता है, मोटा मोटा पता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से, तो अगर हम एक शब्द में बोल दें कि गंगा जमुना तहजीब, मान लीजिए अगर मैं ये शब्द बोलता हूँ, तो आप उतने में ही समझ जाएंगे कि अच्छा कितनी हिस्ट्री यहाँ पे छुपी हुई है और कितनी कथाएं, कितनी कहानियाँ छुपी हुई हैं उसी के अंदर, सिर्फ इतना सा बोलने में। और अगर डीप में जाएंगे तो हाँ, इंडियन हिस्ट्री जो आज हम जी रहे हैं, आज हमारा जो कल्चर है, हमारी जो भाषा है, वो कहाँ से आती है। हमारे जो शब्द हैं, थोड़ा इस्लामिक इन्फ्लुएंस है, थोड़ा क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस है, क्योंकि भाई 300-400 साल तो ये ब्रिटिश राज रहा है। और उससे पहले इंडो ग्रीक्स का भी जब बीच में पीरियड था, तो और ख़ास करके वो पीरियड इंडो ग्रीक्स का जो था, जो अशोका के समय के बाद और गुप्ता से पहले, तो कितना आदान प्रदान हुआ होगा कहानियों का, उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हुआ है, इतना तो सर्टेन, इतना तो पक्का है। और हमारा जो सोचने का नज़रिया है, और जो ग्रीक्स का था, जो कि आज भी ज़िंदा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रीक्स जो हैं, इनकी जो कहानियाँ हैं, मोटा मोटा आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास इतिहास पुराण में महाभारत और रामायण है, जो कि शायद दुनिया के सबसे बड़े एपिक्स और सबसे ग्रेटेस्ट एपिक्स में गिना जाता है, और गिनना भी चाहिए। तो जैसे हमारा महाभारत रामायण है, वैसे ही ग्रीक्स का इलियड और ओडेसी था, है बल्कि। तो इलियड आप समझ लीजिए, उनके यहाँ भी वो बड़ा सा एक युद्ध हुआ था। कुछ कहा जाता है, अगर ये लिखा गया था 800 BC के आसपास, तो आप समझ लीजिए मतलब उसी दौर की बात हो रही है जिस वक्त महाभारत के युद्ध की बात हुई थी। क्योंकि जो आप समझ लीजिए, जो टूल्स हैं, जो इस प्रकार का आक्रमण या वो सब उसमें दर्शाया गया है इलियड में, तो वो कोई बहुत पुरानी सभ्यता तो नहीं दर्शा रहा है, और कोई बहुत नई भी नहीं दिखा रहा है। तो टाइम पीरियड वगैरह ये सब करके, मैं नहीं कह रहा कि यही सेम युद्ध हुआ था, बट कुछ ऐसा युद्ध हुआ होगा। और वैसे ही जैसे महाभारत का कहा जाता है, उस पर भी मैं बाद में आऊँगा कि उससे रिलेटेड भी कुछ बुक्स हैं कि महाभारत के युद्ध के बारे में, उस पर भी कुछ बुक्स पे मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। बट मेरा पॉइंट ये था कि जिस तरह की हमारे यहाँ, जिस चीज़ पे हमें गर्व है भारत की सभ्यता में, हिंदूज़ की सभ्यता में, कल्चर में, कि हमारे पास महाभारत रामायण है। और महाभारत में भी एक बड़ा युद्ध हुआ था, रामायण में राम का आना, राम आयन, तो मतलब राम या राम कह सकते हैं आपकी क्या कहते हैं उसको, युग, जो राम जी का युग है, वो उसका आना, उसका आगमन, तो वो रामायण में डिस्कस किया गया है। तो उसमें भी उनकी एक वापसी की जर्नी है जो डिस्कस हो रही है, कि वो गए और फिर वापस आए। वैसे ही थोड़ा थोड़ा मैं आपको बहुत सिंपल उसमें बता रहा हूँ, वैसे ही महाभारत का जैसे युद्ध था, वैसे ही इलियड का युद्ध दिखाया गया। इलियड जो शहर है, जो इलियम भी नाम है उसका, ट्रॉय भी नाम है, तो ये वाली बुक जैसे आप देख रहे हैं ट्रॉय, तो ये यहाँ पे एक तरीके से युद्ध हुआ था बहुत बड़ा। और जो दूसरी उसका जो जो ग्रीक की दूसरी एपिक है, एक तो इलियड हो गई जिसमें युद्ध का जिक्र है, और
दूसरी है ओडेसी। तो ओडेसी में एक जो मेन कैरेक्टर है ओडिसियस, आप समझ लिए हमारे जैसे राम है, उनका कोई उनसे लेना देना नहीं है। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि उनके वापसी की जर्नी है कि वो कैसे युद्ध के बाद वापस अपने घर आ रहे हैं। तो ये उनकी आप समझ लीजिए, उनके पास भी एक महाभारत रामायण का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि हिस्टोरिकली देख लीजिए आप, या फिर जो नंबर ऑफ वर्सेस हैं, जो नंबर ऑफ श्लोक हैं, क्योंकि तब सब रिदम आप समझ सकते हैं ना, ओरल ट्रेडिशन तो तब वहाँ पे भी था, तो मौखिक परंपरा थी, तो उसको याद रखने के लिए वो भी पोएम के रूप में ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो बहुत ही कम है। आई थिंक दोनों मिला के भी शायद महाभारत के, आई थिंक बहुत ही, मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोलना चाह रहा, शायद 1/10 भी नहीं होंगे शायद, मुझे ये नंबर याद नहीं कि इलियड ओडिसी कितने वर्सेस का है, बट एनीवे। तो मेरा पॉइंट ये था कि वो भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रामायण महाभारत हमारी रगों रगों में है भारतीयों के, और तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि कहानी पढ़ने में भी किसको मज़ा नहीं आता है, और भाई युद्ध की कहानी है, मारकाट भी है, और लेकिन दुख भी है, तो ये और ये मतलब दुनिया की सबसे कुछ पुरानी कहानियों में आता है ये, तो अच्छा है, कल्चर के बारे में आपको पता चलता है, और वहाँ से जो कॉन्सेप्ट्स आज भी हमारी लाइफ में यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में पता चलता है। तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाह रहा था। तो ग्रीक माइथोलॉजी देखिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अब इतनी सारी बुक्स लिखी जा रही हैं उस पर, तो मैं तो अगर कोई जस्ट शुरू कर रहा है तो मैं तो उनको ये वाली बुक रेकमेंड करूँगा, ओलंपस बाय देवदत्त पटनायक, इंडियन रिटेलिंग ऑफ ग्रीक मिथ्स, खास करके भारतीयों के लिए है ये हिंदी में भी अवेलेबल है, और अमेज़ॉन से आप पढ़ सकते हैं। मैं कैमरा सीधा कर देता हूँ। तो ये बुक मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये छोटी बुक है, ठीक है, दूसरा ये काफ़ी कुछ कवर कर देती है ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में, सारे ऑलमोस्ट मेन कैरेक्टर्स, इंडियन रिटेलिंग है, और बीच बीच में जो नोट्स देवदत्त जी प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि देखिए जब मान लीजिए ग्रीक स्टोरी कोई डिस्कस हुई, पैसिफाई की स्टोरी डिस्कस हुई, थोड़ी सी स्टोरी डिस्कस हो गई, ठीक है, और उसके बाद उसका जो इंडियन आप कह सकते हो कि हमारे पुराने आख्यानों में, आख्यान शास्त्र में क्या मिलता है, उससे रिलेटेड कुछ मिला, या उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री में कुछ मिला, तो वो आपको एक ब्लैक बॉक्सेस में मिल जाता है। तो ये आई थिंक मतलब अगर कोई एक सोर्स मुझे बोलना हो कि ग्रीक माइथोलॉजी के लिए भाई कोई एक बुक बता दो, तो मैं तो यही कहूँगा। और देखिए जैसे ये हिपोलिटस की कहानी है, तो इसमें इन्होंने उससे सिमिलर कहानी बता दी, इंडिया के पास कौन सी है ऐसे समझ लीजिए। या हरकुलिस की कहानी है, तो उसका सिमिलैरिटी कृष्ण की कहानी से कितना मिलता जुलता है, ये चीज़ सोच के बड़ी अजीब लगती है कि कृष्ण और हरकुलिस की तो शायद हमारे पास तब बचपन में साइकिल भी होती थी, बट नहीं वो एटलस की होती थी शायद, हरकुलिस का तो मुझे ध्यान नहीं, क्या बैट होता था, जो भी है। तो नाम तो हमने सुने ही हैं हरकुलिस वगैरह, लेकिन उनकी, हाँ, तो उनका इंडिया से क्या रिलेशन है, क्या स्टोरीज़ का आदान प्रदान उस वक्त जब लिखी जा रही थी, तो शायद क्योंकि मैंने आपको बताया इंडो ग्रीक्स का ज़माना रहा है भारत में थोड़ा, तो क्या शायद उस वक्त ये कहानी उधर से उधर गई होगी, इधर से उधर गई होगी। ये देखिए रेनबो की कुछ स्टोरी यहाँ डिस्कस हो रही थी, तो हिंदू माइथोलॉजी में इंद्रधनुष जैसे हम जानते हैं, वैसे ही रेनबो से रिलेटेड स्टोरी उनके पास कौन सी है। तो कोई एक बुक होगी तो मैं कहूँगा कि ज़रूर ये पढ़िए, तो इसमें आपको वही इलियड ओडेसी सब कुछ ही मिल जाएगा ओलंपस में, ठीक है। तो देवदत्त पटनायक की एक तो ये हो गई। अच्छा, तो फिर ये भैया पोथा क्यों है? ये पोथा इसलिए है क्योंकि ये ऑथर हैं स्टीफन फ्राई, ब्रिटिश ऑथर हैं, और ये उन्होंने 3 बुक्स निकाली हैं, और चौथी अभी आनी है, शायद इसी महीने आएगी, ओडेसी के नाम पे। तो आप समझ लीजिए ये जो पहली 2 बुक्स हैं इनको हम रख देते हैं इधर, ये पहली 2 बुक्स जो हैं सीरीज़ में, मिथोस और हीरोस, ठीक है। और फिर है ये ट्रॉय, और फिर आएगी ओडेसी। तो ट्रॉय और ओडेसी तो वही हो गई उनकी जो मेन स्टोरीज़ हैं, इलियड और ओडेसी। ये दोनों ग्रीक गॉड्स के बारे में है, ग्रीक गॉड्स। और फिर ये हीरोज़ आप समझ सकते हैं कि इन्होंने मेजर जो हीरोज़ रहे हैं, एज ऑफ हीरोज़ एक करके आई थी जैसे गॉड्स के बाद हीरोज़ की, तो वो डिस्कस हुए हैं इसमें।
और ख़ास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको सीरीज़ में ये सब पढ़नी ही पड़ेंगी ग्रीक मैथोलॉजी के लिए, आप ये पढ़ लीजिए अलग से, ये पढ़ लीजिए पहले, ये पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, पहली बात तो ये पेपर बैक एडिशंस हैं अमेज़ॉन से, और ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को, बड़ा सुंदर कवर है इसमें भी और ये इसमें भी है ऐसी। तो मतलब इसके लिए तो नहीं ली थी, ये तो आने के बाद मैंने देखा, लेकिन इनका भी जो लिखने का तरीका है वो कुछ कुछ मैं कहूँगा देवदत्त पटनायक जैसा ही है। ये बुक शायद लेकिन पहले आई थी ओलंपिस, ये बाद में आई है, बट इसमें भी यही है कि कुछ स्टोरी डिस्कस की गई और उसका उस स्टोरी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है जो आज रेलेवेंट है हमारी ज़िंदगी में, या आज यूज़ हो रहा है, या कोई शब्द है जो आज यूज़ हो रहा है बहुत हमें पता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ द साइकी। अब साइकोलॉजी से तो सबसे पहला मतलब ये निकलता है कि भाई ब्रेन की स्टडी या माइंड की स्टडी करना। ब्रेन की स्टडी तो खैर न्यूरो साइंस हो गया, माइंड की स्टडी करने को हम बोल देते हैं साइकोलॉजी, लेकिन टेक्निकली वो जो साइकी वर्ड है वो उसका मतलब होता है स्पिरिट या आत्मा, ऐसे आप समझ सकते, सोल समझ सकते हैं। तो स्टडी ऑफ द सोल होना चाहिए था। ये भी बड़ा अजीब शब्द है क्योंकि साइकी उससे भी पहले पुराना शब्द यूज़ होता है। साइकी की एक स्टोरी है ग्रीक मैथोलॉजी में। साइकी एक गॉड की आई थिंक बेटी है, और उसके साथ क्या होता है वो मैं बताऊंगा नहीं खैर, बट तो मतलब नाम वहाँ से आया है एक तरीके से। साइकी भी एक गॉडेस, एक कैरेक्टर है ग्रीक मैथोलॉजी में। तो हाँ, तो ये उस बारे में है। खैर, तो मैं बस आपसे ये एग्जांपल लिख दे रहा था कि अच्छा कुछ कहाँ से कुछ शब्द आए हमारे और कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए, तो ये सब आपको इनकी बुक से मिल जाएगा। बट जो अब मैं आपको एक चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टीफन फ्राई की आप बुक सारी खरीदें। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो चीज़ ओलंपिस में है आपको ग्रीक और इंडियन कनेक्शन दोनों मिल जाएगा। ये मैं खासकर इंडियन ऑडियंसेस के लिए कह रहा हूँ, तो उसके लिए तो वही बुक काफ़ी है। और ये बुक मैं फिर क्यों दिखा रहा हूँ भाई स्टीफन फ्राई की? पहली बात तो इसमें देखिए थोड़ी सी इमेजेस भी काफ़ी अच्छी अच्छी दे रखी हैं, जो गॉड्स की जो बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं, तो वो इसमें हर बुक में आपको मिल जाएगा। ये कुछ कलर पेजेस हैं। ये इतना बड़ा रीज़न तो नहीं हुआ भाई, ये तो गूगल से भी मिल जाएगा। तो मेरा यही आपसे तात्पर्य रहेगा कि भाई बुक्स, क्योंकि कुछ लोग शायद बुक्स प्रेफर करते हैं, तो बुक्स से भी आप पढ़ सकते हैं ग्रीक मैथोलॉजी इनकी। बट स्टीफन फ्राई का ऑडियो बुक्स जो ऑडिबल पे हैं, मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि इनका जो नरेशन का स्टाइल है, इंग्लिश में नरेशन का जो स्टाइल है स्टीफन फ्राई का, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लुभाने वाला है, आराम से सुनिए। और तो ये बुक्स मैंने प्राइमरीली आपको इसलिए दिखाई कि भाई ये ऑथर का बोलने का तरीका बहुत अच्छा मुझे लगा, नरेशन इनका बहुत अच्छा है। शायद कुछ लोगों ने हैरी पॉटर की जो सीरीज़ हैं अगर वो सुनी होगी ऑडियो बुक में, ऑडियो बुक फॉर्मेट में, तो वो भी इन्होंने ही आवाज़ दी है। तो और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मतलब मेरे हिसाब से। मैंने कुछ ही स्पीचेज इनकी देखी हैं, बट बहुत ही नॉलेजेबल आदमी भी हैं। वैसे तो शायद ये कॉमेडियन एक्टर ज़्यादा रहे हैं, बट मैं इनका शायद किसी बुक से रिलेटेड इनका प्रमोशन देख रहा था, शायद मिथॉस या इसका, उसमें बहुत ही एंथुजियाज़म के साथ, मज़े के साथ ये डिस्कस कर रहे थे ये कि ग्रीक स्टोरीज़ हमारे लिए आज कितनी रेलेवेंट हैं। और जैसे एक कहानी है कि कोई कैरेक्टर है और वो होता तो गॉड की ही पैदाइश होता है, मतलब ज़्यूस जो इसमें मेन गॉड दिखाया है, तो उसका फादर तो गॉड ही होता है, लेकिन उसमें इतना उसको बताया नहीं जाता है, लेकिन उसको लोग चढ़ा देते हैं कि अरे तुम तो भाई गॉड की ही पैदाइश हो यार, तुम इतने बड़े बड़े काम कर लेते हो। तो ये अपने कह सकते हैं इसको घमंड सा आ जाता है, और ये चल पड़ता है भैया स्वर्ग की तरफ, अपना स्पॉट लेने, अपना स्थान लेने, कि भाई बोला है तो होऊंगा ही मैं तो। और भाई भगवानों को ये पसंद नहीं आता, और उसको बेसिकली वो रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं तुम नहीं बैठ सकते यहाँ पे, जबकि वो था उनका बच्चा। तो क्यों ये स्टोरी रिलेवेंट है कि भाई मतलब ज़्यादातर आपको ग्रीक मैथोलॉजी में ये मिलेगा कि सब कुछ आपके साथ हो भी रहा है अगर सही, तब भी घमंड मत करो कभी भी अपने ऊपर। जिसके लिए एक शब्द है इसमें ह्यूब्रिस, जो पूरी ग्रीक मैथोलॉजी के लिए अगर मैं एक शब्द में इनको समेटना चाहूँ तो मैं कहूँगा ह्यूब्रिस, कि कभी भी घमंड नहीं करना है। और एक
सनातन इनका डर सा बना रहता है। आप देखेंगे ग्रीक मैथोलॉजी में कि कहीं मेरा बेटा मुझसे मेरी पोजीशन ना हड़प ले। ये वाली चीज़ इसमें फैमिली ड्रामा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि महाभारत में भी फैमिली ड्रामा ही है खैर। बट ये आपको दर्शाता है कि हाँ, पिछले कम से कम 2000-3000 साल से जो आम जनमानुस की कल्चर में जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ घुसी हुई हैं, या वो हमें कहाँ से आई, घुसी हुई कहना तो थोड़ा गलत हो गया, लेकिन कहाँ से वो वैल्यूज़ आई हैं, वो स्टोरीज़ कब से, आप सोचिए मौखिक परंपरा तो कब से चली आ रही हैं। और कुछ स्टोरीज़ तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी लगेंगी। कुछ हाँ ठीक है, अब इसमें ऑथर शुरू में ही बोल देते हैं कि भाई मुझे भी नाम याद नहीं रहते हैं, मैंने भी फैमिली ट्री बना बना के रटा हुआ है, तो लेकिन जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो आपको ज़रूर याद रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनका नरेशन सुनने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बुक्स पढ़ने के बजाय। मैंने तो बुक्स फिर भी मंगा ली क्योंकि मुझे ऑथर अच्छे लगे। तो बेटर यही रहेगा मेरे हिसाब से कि आप चाहे तो कभी जब आपको मौका मिले ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, कुछ 3 महीने का ले लीजिए, 3 बुक्स हैं तो, या जैसे भी आपको लेना है, मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन लेके इनकी बुक्स सुन डालें, स्टीफन फ्राई की, और चौथी भी आई जाएगी अभी तो, तब तक आप तो ये डिटेल में अगर आपको जाना है ग्रीक मैथोलॉजी में, आई थिंक इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की मतलब आपके ऊपर है। अगर इंटरेस्ट है तो, मुझे आख्यान शास्त्र में है थोड़ा, तो मैं थोड़ा मैथोलॉजी पढ़ता रहता हूँ। तो ये तो हो गया इनके बारे में। अब आ जाते हैं ये वाली बुक के बारे में, मैडलिन मिलर की सर्सी। ये भी देखिए पेपर बैक एडिशन है, बट बहुत ही अच्छा गोल्डन कवर। ये भी एक ग्रीक कैरेक्टर हैं, काफ़ी ट्रेडिशनली देखा जाए तो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती थी कैरेक्टर, बट इन्होंने जिस तरीके से इनको लिखा है, मतलब मंत्रमुग्ध करने वाला एक तरीके से तरीका लिखा। और इनकी भी फिर वही खासियत है कि ये ले ऑडियंस के लिए लिखी गई है, नई तरीके से लिखी गई है, नई ऑडियंस के लिए। क्योंकि भाई जैसे मेरे जैसे लोगों को हमें नहीं पता भाई ग्रीक मैथोलॉजी क्या है क्या नहीं है, बट इन्होंने एक इसलिए जानबूझ के एक ऐसा कैरेक्टर पकड़ा जिसके बारे में ग्रीक मैथोलॉजी में कम डिस्कस हुआ है, साइड लाइन पे हैं, तो उसको मेन कैरेक्टर बना के बाकी आपने एक्सप्लोर कर लिया। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मतलब ये कहानी सर्सी मैडलिन मिलर की। इनकी एक और बुक है, क्या नाम था, सॉन्ग ऑफ द एक्विलीज़, आई थिंक सॉन्ग ऑफ द एक्विलीज़, शायद ऐसी कुछ बुक का नाम था। पता नहीं कैसे लिखा नहीं इसमें कहीं, बट ठीक है। हाँ, तो ये लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये मैं श्योर नहीं हूँ कि इसको फर्स्ट बुक मतलब रेकमेंड करना चाहिए क्या किसी को जिसको ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने देवदत्त पटनायक वाली ज़्यादा बेसिक समझी, जो बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन आपकी बना देगी ग्रीक मैथोलॉजी को लेके। और ये तो फिर आप कह सकते हो कि ये हो गई मैथोलॉजिकल फिक्शन कह सकते हैं आप, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स तो उन्होंने ऐड किए ही हैं। और वरना ये आपको स्टीफन फ्राई का ऑडियो बुक वर्जन सर्सी तो अच्छी बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हो, बट ये मैं कहूँगा कि बाद में। तो ये हो गया ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में। और भी बुक्स हैं ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर, बट मुझे लगा ये जो बेसिक स्टफ़ है, जो शायद किसी के पास ऑडिबल का पहले से ही हो या लेने की सोच रहा हो, तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। शायद इसकी भी ऑडियो बुक अवेलेबल हो, इसकी तो है आई थिंक अमेज़ॉन पे, और ये हिंदी में भी है। तो ज़रूर पढ़िए और शेयर कीजिए, और थैंक यू।